बच्चों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। कुछ सालों पहले हम लोग आनंदगढ़ में थे। आनंदगढ़ की शुरुआत हुई थी तब, और एक छोटा बच्चा भागते भागते हमारे पास आया और उसने कहा कि आप मेरे घर चलिए, मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा है। वो जिस तरीके से कह रहा था वो सुनकर हम लोग उसके साथ भागे उसके घर पे। जब तक हम लोग घर पे पहुँचे तब तक उसके जो पापा थे वो तो घर से निकल चुके थे। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। उसकी माँ एक कोने में रो रही थी और उसकी जो बड़ी बहन थी, जो शायद 10 साल की उस समय होगी, वो उसके माँ को पास लेकर वो भी रो रही थी। अब हम लोगों ने बच्चों को कहा कि देखिए बेटा, आप आनंदगढ़ में जाइए, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आपकी माँ के साथ हम लोग बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं। बट वो छोटी बच्ची जो थी वो उसको माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब ये बहुत बार मैंने कहा तो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप जाइए, हम लोग रुकते हैं, तो उसने उसका हाथ खोला और मुझे एक चिट्ठी पढ़ने के लिए दी। तो ये 10 साल की बच्ची जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखी थी, उसकी माँ ने उसको खुद की सुसाइड नोट लिखने के लिए दिया था। और वो बच्ची के अंदर डर था कि अगर मैं अभी मेरी माँ को छोड़ के यहाँ से जाती हूँ तो शायद वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तो बच्चों की ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ है, बच्चों के घर का जो वातावरण है वो इस तरीके का है। और ये हमें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज आनंदगढ़, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। तुम्हाला तुमच्या जीवनात काय बनायचंय? जेल जेल बनायचं तर हात वरती करा. रोशन. पोलीस. का बरं? ज्या झगडा झाले, ज्या मारपीट झाली तेव्हा. मोक्षदा. मला डॉक्टर व्हायचंय, कारण आपल्या शरीरामध्ये जे अवयव असतात ना ते जाणून घ्यायचे. कारण की म्हणजे आपण आजारी पडलो तर आपण डॉक्टरांकडे जातो, बरोबर? आपल्याला म्हणजे हे इथे झालेलं आहे, ते तिथे झालंय, असं एवढं डिटेलने सांगत. तर त्यामुळे मला डॉक्टर व्हायचंय की मी शरीरामधले बदल ते जाणून घेऊ शकेल. त्यामुळे मला डॉक्टर व्हायचंय. कल्याणी. मला टीचर बनायचंय. का बरं? कल्याणी बस खाली. काय टाइम झाला. काय झालं? तुला का बरं टीचर बनायचंय? माहित नाही, पण याचं उत्तर कोणी देईन ते मी तुला त्याच्याकडे घेऊन चालते. मम्मी नाही देणार. विचारू ना आपण. चालेल. तो मैं एक 5 साल की बच्ची से मिला जिसका दिन सुबह 4 बजे शुरुआत होता था और वो अपनी माँ के साथ यहाँ के एक डंपिंग ग्राउंड पे कचरा चुनने के लिए जाती थी। लगभग 8 घंटे तक वो काम करती थी। इस पूरी प्रक्रिया के दरम्यान वो स्कूली शिक्षा से तो दूर थी, पर उसी के साथ साथ उसे हमेशा अलग अलग प्रकार की हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। ये हिंसा उसके घर में थी, वो जिस समुदाय में रह रही है वहाँ पे थी, वो जहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे थी, और समाज के तरफ से भी थी। और अनफॉर्चुनेटली वो अकेली नहीं थी। उस समय हम लोग 125 ऐसे बच्चे और बच्चियों से मिले जो 5 से 14 साल की उम्र के बीच के थे। इस पूरी प्रक्रिया के दरम्यान पहली बार मैं खुद जलगांव के झुग्गी बस्तियों में गया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं शायद पहले कभी गया नहीं था। और जब बच्चों के साथ बात कर रहे थे तो भी ये पता चल रहा था कि यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बच्चे बहुत सारी हिंसा का सामना तो करते हैं, बट ऐसी जगह उनके पास नहीं है जो उनको अपनी लगे, जहाँ पे उनको प्यार मिले, जहाँ पे उनके साथ आदर से बात की जाए। तो वर्धिष्णु के माध्यम से हम लोग ऐसी जगह का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ये बच्चों को एक सुरक्षित और हंसता खेलता बचपन मिले। तो 2014 में हम लोगों ने जलगांव में मरी माता मंदिर करके एक जगह है मेहरून में, वहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआती समय था तो हम लोग ऐसे ही लैपटॉप लेके वहाँ पे चले जाते थे और बच्चों को कुछ गेम्स कार्टून्स वहाँ पे उस पे दिखाते थे और उनके साथ खेल कूद किया करते थे।
और फिर धीरे धीरे ये जो पूरी स्पेस है इसको और ज़्यादा बेहतर क्रिएट करने की कोशिश जो है वो हम लोगों ने शुरुआत की। तो आज हम लोग जलगांव, चोपड़ा और अम्मलनेर ऐसी 3 शहरों में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसी 5 जगहें चला रहे हैं। इनको हम लोग आनंद घर के नाम से बुलाते हैं। हमारे एजुकेटर्स फिर धीरे धीरे बच्चों के साथ ही उसके परिवार के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ भी काम करने की शुरुआत करते हैं। आज आनंद घर में आने वाले लगभग 70% जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, जो सिर्फ माँ है जो शायद 2-3 बच्चों का ख्याल रख रही है। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो ये अगर हमें बच्चों को काम से निकाल कर स्कूल में दाखिल करना है तो इसमें परिवार का सहभाग भी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और जब बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाए तो बच्चे जो है ये हमारे मेजॉरिटी बच्चे जो है ये उनकी परिवार की पहली पीढ़ी है जो स्कूल जा रही है, जो स्कूली शिक्षा में बढ़ रही है। तो एक बहुत लंबे हैंड होल्डिंग की बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे जब तक 10वीं पास ना हो जाए तब तक आनंदगढ़ बच्चों के साथ काम करता है। जब बच्चा 10वीं पास हो जाता है तो उसके बाद आगे की पढ़ाई जिनको भी करनी है उन सारे बच्चों को हम लोग आगे की पढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आर्थिक सहयोग उनको दिया जाता है। जो ऐसे बच्चे कि जिनको शायद पढ़ना नहीं है और कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो आज वर्धिष्णु के जो एक सपोर्टर्स है जो काफ़ी अलग अलग जगह बिजनेसेस चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, उनसे हम लोग बात करके बच्चों को वहाँ पे अगर कुछ काम मिल सकता है, जब वो 18 साल के हो जाए तब हम लोग उनके साथ वहाँ पे जाके बात करते हैं और उनको काम मिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जाऊ दे ना काय प्लीज, जाऊ दे ना ग. अगं तुला कधी एकटील जाऊ दिलेलं आहे का मी ना बाहेर एकटील फिरायला? सांग बरं तू. जाऊ द्या ना मावशी. तू सांभाळशील नीला? हा. तू पहिली मुंगी सारखी आहे, तिला काय सांभाळशील? थँक्यू मावशी. आपल्याकडे त्या दिवशी मंजुल भारद्वाज आले होते, ते थिएटर ऑफ रेलिव्हन्स वाले आले होते ना. हा. तर त्यांच्या पूर्ण 2 तासांच्या गप्पांमध्ये एक किस्सा झाला होता की त्यांनी प्रतीक्षाला उभं केलं होतं आणि म्हटले होते की मी तुझ्या खांद्यावर हात ठेवू का. हा, तर ती म्हटली ठेवा. मग ते तेव्हा काय म्हणले होते बरं? म्हणजे त्यांच्याकडे पाहिलं प्रतीक्षाने, मग त्यांनी गेले म्हणे मी त्यांना ओळखत नाही म्हणे. मग ती म्हणली मग म्हणे नका ठेवा म्हणे तुम्ही म्हणे. बरं, मग जेव्हा प्रतीक्षाच्या लक्षात आलं की हे काही त्यांच्या ओळखीचे नाहीये तर ते म्हणले नका ठेवू. आत्ता या हॉलमध्ये सगळे असलेले मुलं आणि ताया आपण जेव्हा एकमेकांना भेटतो तेव्हा एकमेकांना छान मिठी मारतो. कसं वाटतं त्यावेळी तुम्हाला? आम्हाला छान चांगलं. वाटलं. ताई मला छान वाटतं, असं वाटलं की आजचा दिवस मला छान जाईल. अच्छा, आजचा दिवस छान जाईल असं वाटतं. हा. तर तुम्हाला मी ठेवणं असं वाटतं की सर्व विसरून जायचं आणि घरी वेगळ्या याच्यात जायचं. मला नाही मारायची वाटत आहे मिठी. ताईचं म्हणणं नाही म्हणतोय ना की बा तुम्ही तिला मिठी नाही मारायची, म्हणून बा आपण बी तिला समजून घ्यायचे तिथे काही प्रॉब्लेम राहू शकते म्हणून. मग माझ्या मनाचं काय? पण ठीक आहे, बोललाच नाहीये. काय वाटतं तुला? काय वाटतं नाटक बघितलं? आता जर कोणाला नाही तर मारायची असते मिठी, मग त्याला चांगली जरी बातमी द्यायची नाही तर गुड न्यूज द्यायची, तो आपोआप मिठी मारतो. गुड न्यूज होगा. हा. तुमचा 10,000 पगार होता 1,00,000 झाला. आता विचारून दिला दिशा, मी आता मारू का तुला मिठी? माझा मूड चांगला झाला. थँक्यू. आजचा संवाद गट आपण इथे थांबवूया. छान झाला आजचा संवाद गट. पुढच्या वेळी मात्र आपण स्वभाव कसे ओळखायचे लोकांचे याच्यावरती थोडंसं डिटेल पुढच्या संवाद गटामध्ये बोलूया. ठीक है? तो अभी आपने ये जो देखा ये डायलॉग सर्कल था. बस्ती में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके ज़िंदगी में ये स्पेस बहुत कम बार होती है, वो जगह बहुत कम बार होती है जहाँ पे उनको क्या लगता है, उनके क्या सवाल है, उनको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, ये वोकली ओपनली बच्चे बात रख पाए. ये स्पेस उनके पास में नहीं होती है. आनंद घर के प्रोसेस में डायलॉग शेयरिंग ये इसको बहुत अहम स्थान है. कल्याणी काय ग? चल ना ग आणि डोक्या रुमाल घे. हो आई मी येते. तुला दिदे वादा बोली गई धोकेबाज हुई गई तुले नाही काही का दादाशी भेटायला घेऊन चालली, तू चाल फक्त.
एक्चुअली मुझे टीचर ही नहीं बनना था। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारी आनंद घर की क्लास रहती थी। शनिवार और रविवार के बीच में मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने सोचा कि हाँ, हम जूनियर आनंद घर खोलते हैं। तो फिर हमने बच्चों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कल्याणी, ती माझी शाळा आहे, मी 8वीत शिकते आणि मला कलेक्टर बनायचं आहे आणि मी नाही का आपल्या एरियातून पहिली कलेक्टर बने। तो आज जो बच्चे आनंद घर में पढ़ रहे हैं उनके भी जो महिला पेरेंट्स हैं वो गाथा में आज काम करती है। लगभग एक 10 महिलाएं हैं जो वहाँ पे काम कर रही है। उनके एक आर्थिक स्रोत मिले, उनकी आय बढ़े, इसके लिए हम लोग पिछले 2 सालों से गाथा नाम का एक उपक्रम चला रहे हैं। गाथा के माध्यम से आज हम लोग कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स के में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुर्तीज़ बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल दोहर होते हैं वो बनाते हैं और उसी के साथ साथ कॉटन बैग्स भी बनाते हैं और इसको अलग अलग एग्जीबिशंस में और प्रदर्शनियों में और सोशल मीडिया के माध्यम से बेचा जाता है। गाथा के माध्यम से आज हम लोग जो कोई भी नफ़ा कमा रहे हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका एक हिस्सा गाथा को आगे बढ़ाने के लिए जो अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उसके लिए किया जाता है। दूसरा हिस्सा गाथा में जो काम कर रही महिलाएं हैं उनके भविष्य के लिए उसको निवेश किया जाता है और जो तीसरा हिस्सा है वो आनंद घर के माध्यम से बच्चों के साथ जो शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है उसमें उसको डाला जाता है। आमच्या सरांचं वस्तीमध्ये या काम करता गटात, तर त्याच्यासाठी ते फोटो काढले। इकडे बघ बेटा। अभी हम लोग तंटाबिल सोसाइटी में हैं। ये एक आदिवासी बस्ती है, लगभग 40 से 45 घरों की ये छोटी सी बस्ती है, जहाँ के मेजॉरिटी लोग जो है वो कचरा चुनने का काम करते हैं, स्वच्छता कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे एक छोटा मटन मार्केट है जहाँ पे काम करते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इसी प्रकार के कामों में जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली 2018 में काम करने की कोशिश की थी, बट जगह की कमी होने के कारण हमें वो काम रोकना पड़ा था। 2021 में जब हम लोग यहाँ पे वापस आए तो लोगों ने कहा कि देखिए बहुत सारी संस्थाएं आती है बट वो बस कुछ बांट के चले जाते हैं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। तो लोगों ने हमें एक 15 बाय 15 का स्पेस यहाँ पे दिया जहाँ पे हम लोग आनंद घर चला रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाइजीन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कूड़ा कचरा इकट्ठा काम करते हैं, बेगिंग करते हैं और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने के कारण हेल्थ और हाइजीन बच्चों में इनकलकेट करना, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, अच्छा रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये हमारा बहुत बड़ा यहाँ का एक ऑब्जेक्टिव है। उसी को लेकर काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। जैसे एजुकेटर्स हमारे बच्चों के बाल बनाते हैं, बच्चों के साथ मिलके ब्रश किया जाता है। पिछले 2-3 महीने से हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ ब्रशिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और वो अभी भी रेगुलर जारी है। हम लोग आनंदगढ़ में बहुत ही शुरुआती समय में हम लोगों ने एक बार बच्चों को जो है वो स्लेट्स जो होती है वो बांटी थी। 4 दिन में सब स्लेट्स गायब थी और फिर से बच्चे थे कि स्लेट्स चाहिए। हमने पूछा कि कहाँ गए, तो कुछ बच्चों ने कहा कि गुम हो गए, कुछ ने कहा चोरी हो गए, कुछ ने कहा टूट गए, कुछ ने कहा बेच दिए, 10 रुपया मिला। तो हमें पता चला कि ये नहीं चलेगा। आज अगर आप देखो तो आनंदगढ़ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो बच्चे संभालते हैं। बच्चों के पास उसकी एक चाबी है। बच्चे आनंदगढ़ की जो लाइब्रेरी है उसके लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर्स है जो बच्चों से आते हैं। बच्चे साफ़ सफाई जो है आनंदगढ़ की वो पूरी वो देखते हैं। तो ये ओनरशिप जो है ये हम लोगों ने धीरे धीरे बच्चों में ट्रांसफ़र करने की शुरुआत की। आज वहाँ से कोई चीज़ गुम नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, फिर टूटती फूटती नहीं है, क्योंकि बच्चों में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आई हुई है। आनंदगढ़ की जब शुरुआत हुई तो हमने ये समझा कि ये बस्ती के जो बच्चे हैं अगर ये स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है तो वो पढ़ाने की प्रक्रिया, वो कंटेंट, वो यूज़ किया हुआ मटेरियल, वो कुछ भी उनके रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बच्चे वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जैसे हमने ये समझा कि बच्चे दिन भर क्या खेलते हैं, तो बच्चे ताश खेलते हैं, ये 4-8 का खेल खेलते हैं।
अगर ये इंजॉयमेंट की तरफ सीमित है तो ठीक है, बट ये वहाँ पर तक सीमित नहीं रहता है। बहुत छोटे बच्चे भी इसको पैसे लगा के खेलते हैं। तो ये हमने ही आइडिया चलाया कि जो बच्चे खेल रहे हैं क्या उसी को हम आनंद घर में लेके आ सकते हैं क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू देयर लर्निंग। कि जैसे अगर बच्चे ताश खेलते हैं तो बच्चों को वो फील भी आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए कि बच्चे ताश खेल रहे हैं, और उसी के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो जैसे अगर आपको पता होगा कि ताश में बादाम सत्ती करके एक खेल होता है, जिसमें धीरे धीरे जैसे आप सत्ती डालते जाओगे अलग अलग, तो आगे का खेल बढ़ते रहता है। उसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। पंछी है या फिर सब्जी है या फिर फूल है, और उसके टाइप्स है। तो ये खेलते समय बच्चों को मज़ा ये आता है कि इसको पीसना मिलता है बच्चों को, फिर उसको बांटना है, बांट के फिर बच्चे एक दूसरे के पास खेलेंगे, और ये गेम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यहाँ से मुझे क्विक कॉम्प्रिहेंशन कितना है बच्चों को वो समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बच्चे कितना क्विकली पढ़ पा रहे हैं, कितना क्विकली बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है जो लूडो का ट्रेडिशनल वर्जन है, जिसको बच्चे 4-8 का खेल बुलाते हैं। तो इसमें लूडो जैसे ही घर है, बट वहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। तो अगर डाइस से मैं खेल रही हूँ और मैं खेल के मुझे अगर 5 आ रहा है मान लो, तो मुझे 5 घर चलने हैं, और घर चलते चलते मुझे ये पढ़ना भी है। अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी तो मैं आगे आगे नहीं जा पाऊँगी। तो इसी का अलग वर्जन जो है वो मैथमेटिक्स में भी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जोड़ा करना और घटाना ऐसे अलग अलग इक्वेशंस यहाँ पे डाले हुए हैं, और वो सम सॉल्व करते करते एक घर मुझे आगे चलना है। और एक गेम बनाया है हमने जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अद्वैत ज़रा मदद कर तो। एडोलेसेंट एज की जो लड़कियां हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर दिया या जो अभी स्टार्ट करने के वर्ष पे है, उनके साथ में हम ये खेल लेते हैं। तो इसको हम सांप-सीढ़ी बुलाते हैं, जिसमें बेसिकली हाइजेनिक हैबिट्स और अनहाइजेनिक हैबिट्स अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे क्या होगा, उसको लेके ये गेम है। तो इस तरीके का ये गेम है कि जहाँ पे भी लैडर्स है तो हाइजेनिक हैबिट्स मैं फॉलो करूँगी तो अच्छा क्या होगा, अगर अनहाइजेनिक हैबिट लड़की फॉलो करेगी तो सांप काट के उसका परिणाम क्या होगा। आता इथे बघ, इथे सापाचं काय तोंड आहे, म्हणजे तुला सापाने खाल्लं आणि तू खाली गेलीस. का गेलीस खाली सांग, कुठली सवय होती? पाडीचे कपडे हौदाच्या तलावाच्या पाण्याने धुतले. आता पाडीचे कपडे हौदाच्या किंवा तलावाच्या पाण्याने धुतले तर तुला सापाने खाल्लं, कारण ती वाईट सवय आहे. आणि त्याच्यामुळे होतं काय होतं ग मोक्षदा? पाडीच्या जागेवर खाज येतं. कारण आपण खूप तास 2-3 तास, आपण म्हणतो 6 तास ते कापड तिथे जागेवर असतात, त्याच्यामुळे ते कापड स्वच्छ धुतले गेलेलं नाहीये, स्वच्छ उन्हात वाळवत घातलेलं नाही कडक उन्हामध्ये, त्याच्यामुळे काय होतंय, पाडीच्या जागेवर खाज येते. तो जब हमने आनंदगढ़ की शुरुआत की थी तो 90% बच्चे शायद कभी स्कूल गए ही नहीं थे या फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल किया। उसमें से 92% बच्चे जो है वो स्कूल में टिके रहे। हमारे 40 बच्चे 10वीं पास हुए हैं और वो आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब हमने आनंदगढ़ शुरू किया था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग फेस कर रहे थे। जब बच्चे सब्सटेंस अब्यूज़ करते थे, माने बच्चे गुटखा की पूड़ी खाते थे, और बहुत छोटी उम्र से ही ये स्टार्ट हो जाता था। तो एक लड़का या एक लड़की दिन भर में 8 से 10 गुटखा की पूड़ी आराम से तब खाते थे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। और जब हम बच्चों को ये बोलते थे कि अरे इससे कैंसर होता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाते थे, ये नहीं खाना है, तो लड़के आके बोलती तो मेरी 70 साल की दादी तो अच्छी है, वो तो कब से खा रही है, तो मुझे क्यों कुछ होगा। तो ये समझ में आ रहा था कि साइंस का उनको अभी रीजनिंग करना ये उनके लिए वर्क नहीं करेगा। मैं यहीं पे जब मरी माता मंदिर में आनंदगढ़ चलता था तो मैं बच्चों को दिखाने के लिए कुछ वीडियो बना रही थी जो मुझे नेक्स्ट डे सेशन में दिखाना था। तो एक पूजा नाम की हमारी बच्ची थी, वो आई और मेरे पास में बैठी और मुझे बोल रही है, दीदी आप क्या बना रहे हो। तो मैंने बोला एक वीडियो बना रही हूँ जो मुझे कल दिखाना है बच्चों को। तो बोले पक्का दिखाओगी। मैंने बोला हाँ, काम तो अभी हो चुका है तो मैं कल दिखाऊंगी। तो बोलते ऐसे नहीं, आप बहुत बार प्रॉमिस करते हो और कुछ करते नहीं हो। मैंने बोला नहीं, इस बार पक्का मैं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा डन हो गया, पर मैंने दिखा दिया तो तू क्या करेगी। तो बोलते चलो आप जो कहोगे वो करोगी। तो मैंने बोला पूजा यार कितनी पूड़ी खाती है तू दिन भर में। तो बोलती ताई 7 से 8 तो खा लेती हूँ। तो 2 कम करेगी। हाँ देखते हैं ना, आप कल पहले आप तो प्रॉमिस पूरा कीजिए।
तो कल नेक्स्ट डे मैं गई, फिर वो वीडियो पूरा बन चुका था, वो मैंने बच्चों को दिखाया। उस दिन मैंने पूजा से कुछ नहीं कहा और उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा, और आगे 2-3 दिन वो भी आती गई, सेशंस चलते गए। तीसरे चौथे दिन पूजा मेरे पास आई और मुझे बोलती, ताई उस दिन से मैंने 2 पूड़ी खाना कम कर दिया है। हर्षल नाम का एक लड़का था। ये आनंदगढ़ से 10वीं पास होने वाला पहला बच्चा है। हर्षल के जो पापा थे वो आनंदगढ़ जब मरी माता के मंदिर में चलता था तो उसके बाहर सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाते थे। हर्षल ने 10th पास किया, उसने ITI से उसका डिप्लोमा पूरा किया। उसी के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिशियन के अंडर काम कर रहा था। कुछ समय जाके उसने पूना में भी काम किया। पिछले कुछ महीनों पहले हर्षल हमसे आके मिला था। हर्षल आज 22 साल का है। उसने खुद का इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू किया है, जहाँ पे वो ऑफिसेज, घरों में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के काम करता है। आज हर्षल ने मेहरून से थोड़ा सा दूर रामेश्वर कॉलोनी में 1 BHK का एक घर खरीदा है और उसके माता पिता की पूरी जिम्मेदारी वो आज संभाल रहा है। तो कम्युनिटी कलेक्टिव्स हमारा 1 साल का एक सपोर्ट प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग हर साल कुछ गिने चुने संस्थाओं के साथ उनके प्रोग्राम को और उनकी संस्था को और सक्षम बनाने में मदद करते हैं। तो पिछले 4 सालों में हम लोगों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, इससे आने वाली लगभग 24 संस्थाओं के साथ काम किया है। इसमें से 21 संस्थाएं आज भी काम कर रही है। कम्युनिटी कलेक्टिव्स 1 साल में इन संस्थाओं के साथ 4-4 दिन के 4 वर्कशॉप्स करता है, जहाँ पे ये लोग जलगांव आते हैं। हम लोग 2 बार फील्ड विजिट के लिए उनकी जगह पे जाते हैं। कुछ वेबिनार्स होते हैं जिसमें NGO सेक्टर से काम करने वाली बहुत अच्छे लोग इन संस्थाओं के साथ बात करते हैं और मंथली सपोर्ट कॉल होता है। वर्धिष्णु एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है बढ़ते जाना, ग्रो करना। अगर इसको हम लोग एक पेड़ की उपमा दें तो शायद अशोक का पेड़ है जो खुद तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी छांव का फायदा किसी को नहीं हो रहा है। और उसी समय एक बरगद का पेड़ है जिसके छांव में सफर में आने वाले लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। जो हम हैं, हमारे बच्चे हैं और उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए तैयार होते हैं और उस सफर में निकल पड़ते हैं। अरे प्रतीक्षा, तू? दादा, हिच्याकडनं का तुमच्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दादा, तुम्ही शिक्षक का बनले? सांगतो. कारण की असं म्हणतात, एज्युकेशन इज अ सीड थॉट विच लिबरेट्स द सोल. म्हणजे शिक्षण तुम्हाला मुक्त करतं. शिक्षण तुम्हाला तुमच्या आयुष्यावर अधिकार प्राप्त करून देतं म्हणून. you